बेटा आफ्टर एंडिंग विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास कंटिन्यूस में फिजिकल केमिस्ट्री 12th की एक नया चैप्टर लेकर आती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा शुरू करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक से। आज का जो भी क्या है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। देखो बेटा, केमिकल वर्ड जहाँ पे भी आपके सामने आज तक आया है वहाँ पर आप लोगों को पता है कि चीज़ें किससे डील करी गई हैं, रिएक्शन से डील करी गई हैं। और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है ये हम लोग जानते ही हैं, मोशन यानी कि मूवमेंट, राइट। देखो एक्चुअल में क्या था कि जो साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट हैं अगर वो किसी भी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो वो दो तीन चीज़ें उसके बारे में जानना चाहते हैं। पहला कि क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, यानी कि रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते थे कि थर्मोडायनेमिक में देख लेते थे अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। दूसरा, किसी भी रिएक्शन को जानने के लिए वो देखते भैया कितनी देर में हो रही है, राइट, और कैसे हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें थीं जो कि हम लोगों को एक केमिस्ट्री के नए ब्रांच को इंट्रोड्यूस करने पे मजबूर करी। वो क्या थी, इन सभी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, किस तरीके से कितनी देर में ये सभी रिएक्शन होती हैं, इन सब चीज़ की स्टडी कैसे करी जाएगी, ये सब किस ब्रांच में पढ़ा जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी पहले ही देती है कि भैया अगर फिजिबिलिटी जाननी है तो हम थर्मोडायनेमिक डेटा यूज़ कर लेते हैं। अब कितना एक्सटेंड तक रिएक्शन हुआ इसको जानना है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। याद है ना, इक्विलिब्रियम में देखते हैं जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना रिएक्शन जो है हमारे पास भाई जितना रेट ज़्यादा होगा उसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जा रखा है, राइट। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे इक्विलिब्रियम जो हमने क्लास 11 में किया था, काफ़ी डिटेल में गए थे उसमें, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो टॉपिक है स्पीड, भाई कितना इक्विलिब्रियम तक पहुँचने पर कितनी स्पीड है, ये सारी चीज़। लेकिन अब मेरे पास जो बातें हैं जो करी गई हैं फिजिबिलिटी के अलावा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्यों आते हैं, तो यहाँ पर बोल रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो केवल और केवल फिजिबिलिटी के बारे में पता पड़ता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स से उसके रेट का अंदाज़ा भी हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान के चलो आपकी मम्मी के पास कोई डायमंड का हार है, मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, चलो उल्टा कर लेते हैं। मैं अपनी वाइफ को होने वाली एक डायमंड का हार दूंगा, मानने में क्या जा रहा है, मान तो सकते हैं, ठीक है। अब वो डायमंड का हार पहनते ही खुश हो जाएगी, वाओ आई लव यू, क्योंकि डायमंड दिया है भैया, तो लव यू तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। लेकिन वो लव क्या हमेशा के लिए रहेगा, डायमंड वाला तो हमेशा के लिए रहेगा ना, जब तक डायमंड देते रहोगे लव रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो फ्यूचर मिसेज अधिकारी हैं उनको लगेगा कि ये डायमंड हमेशा के लिए है, लेकिन ये बात तो सच नहीं है कि जो डायमंड है एक्चुअल में वो हमारे पास क्या होती है कि केमिस्ट्री भी उसकी अलग होती है। डायमंड की केमिस्ट्री थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। और जो डायमंड की केमिस्ट्री है अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो कुछ इस तरीके से समझिए कि डायमंड भी कुछ टाइम के बाद ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने, डायमंड भी कुछ टाइम के बाद ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब तक मेरी मिसेज अधिकारी थी, जब तक वो जिंदा हैं या उनके बच्चे हैं या उनके पोते हैं, नहीं मेरे पोते, उनके और मेरे बात तो एक ही है, तो तब तक तो ये चीज़ ऐसी नहीं होगी, वो डायमंड डायमंड ही रहेगा। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि डायमंड एक समय के बाद ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो कन्वर्जन इतना स्लो है कि हम लोग मान के चलते हैं कि डायमंड लास्ट फॉर एवर, बट ये ऐसा नहीं। पर उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो नापने के लिए बहुत ही स्लो हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ और चीज़ें लेकर आते हैं, तो क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, इस चीज़ को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन होती है। 3 टाइप की रिएक्शन में मेरे पास पहली रिएक्शन होती है यही जो मैंने लिख रखी है, स्लो रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन मेरे पास आती है फास्ट रिएक्शन, और बेटा थर्ड रिएक्शन जो मेरे पास आती है वो आती है मॉडरेट रिएक्शन। कौन कौन सी आती हैं, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। किसी भी रेट को नापने के लिए हम जिस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी, आप खुद बताना। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना, क्या आप उसका रेट निकाल सकते हो?
मर जाओगे, टाइम लग जाएगा, पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रही है प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद जो 2-3 चीजें हैं वो और सुन लो। जैसे मेरी हाइट है वैसी छोटी है, हंस लो, क्या फर्क पड़ रहा है, छोटी बट कहीं ना कहीं तो मैं बड़ा था, बचपन में तो इतना सही था, पर अब बड़ा तो हो गया, खुशी तो इस बात की, बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, बढ़ा तो था मैं कभी, मुझे इससे क्या, मैं छोटा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा मेरी हाइट अगर आप नापते कि आज कितना बड़ा, अगले दिन कितना बड़ा, तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, कैसे हो पाएगा, नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत स्लो रेट है। तो जो हमारे पास स्लो रिएक्शंस होती हैं, हम लोग इससे रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं फास्ट रिएक्शन पर। फास्ट रिएक्शन जैसे कि एसिड बेस की रिएक्शन हो गई जो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई, जैसे आपकी एनसीईआरटी हमारे पास इसका एग्जांपल देती है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का देती है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ये क्या देता है, AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें AgCl क्या है बेटा मेरे पास, प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती हैं, ये बस्टिंग ऑफ क्रैकर ले लो, तेजी से हो जाता है, उसका रेट पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, उसका रेट पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ना तो हम लोग स्लो रिएक्शन को पकड़ सकते, ना हम लोग फास्ट रिएक्शन से किसी रेट का आइडिया लगा सकते। तो हमारे पास जो रिएक्शन यूज होती है वो हमारे पास जो मॉडरेट रेट में रिएक्शन यूज करी जाती हैं उनको इस्तेमाल करे जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो रिएक्शन को अगर हमें जानना है तो उसका कौन सा रेट लेंगे, मॉडरेट रेट बेसिकली। हाँ, आपकी एनसीईआरटी कहीं जो लिखती है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बट वो स्लोएस्ट जो बताना चाह रही है ना, वो मॉडरेट का जो स्लोएस्ट होगा, मॉडरेट रिएक्शन का जो स्लोएस्ट होगा। अब स्लोएस्ट का मतलब ये समझना, नहीं वाली स्लो नहीं, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई, बताया था रस्टिंग, भाई मान के चलो आपके घर में एक लोहा पड़ा था, वो लोहा था 50 किलो का, आपने 1 साल बाद देखा उसमें 15 ग्राम की जंग लग गई, 1 साल बाद 15 ग्राम की जंग, रेट कितना हुआ, अमाउंट अपॉन टाइम, बहुत छोटा वैल्यू आएगी, 1 साल तो बहुत बड़ी वैल्यू है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लो रिएक्शन है उनको यूज नहीं करते। अब वो क्या है, आगे क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट मॉडरेट में? अभी तो मेरे हिसाब से कोई चीज़ रहती भी नहीं है। इन दिस यूनिट माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे कहना चाहती है एनसीईआरटी कि अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोग चीज़ें देख ही लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम बेटा चीज़ों को देखेंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें आती हैं वो रहती हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से कोलाइड हो रहे हैं, उनमें एनर्जी कितनी है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आप लोगों को एक चीज़ काफ़ी आराम से और अच्छे से बता रखी है कि अगर कहीं पर भी मेरे पास रेट वर्ड आ जाता है यानी कि उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको 11 से पढ़ाता आ रहा हूँ, चाहे फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। उसमें बताया कि रेट का मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी हमारे पास रिएक्शन की किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करा होगा, इतनी बात तो तय हो गई। अब एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि A से B गई। अब इसका जो मेरे पास रेट है वो कैसे पता पड़ेगा? देखो, समय के साथ साथ A B में बदलता है। A हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट, और B हमारे पास क्या है बेटा? प्रोडक्ट। A रिएक्टेंट है, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे घटेगा, और B प्रोडक्ट है, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि A क्या होगा? डिसअपियर, और B क्या होगा? अपीयर या फॉर्म होगा। इतनी बात तो तय है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि लेट्स से एट एनी टाइम जो A की कंसंट्रेशन थी वो कुछ थी, लेट्स से C1 थी। मैंने इनिशियल टाइम देखा, लेट्स से ये C1 थी, और कुछ समय के बाद वो कंसंट्रेशन C2 हो गई। कुछ समय के बाद वो कंसंट्रेशन C2 हो गई। आई बात समझ?
अब C1 जिस टाइम पे थी वो T1 था और C2 जिस टाइम पे था वो T2 था। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं रेट ऑफ ए, इसका मतलब हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है? और इसको अगर मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इसकी वैल्यू आ जाती है। ये बात आपको समझ में आती है बेटा? एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये इसका रेट है। ये क्या है? इसका रेट, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है इसका रेट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप B का लिखना चाहेंगे तो ये भी मैं लिख देता हूँ B का, लेट से D1 और D2 था। टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइम चेंज थोड़ी हो जाएगा बेटा। जिस समय पर A B में बन रहा है टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि जो A कंज्यूम हो रहा है वही तो B बन रहा है। जो A कंज्यूम हो रहा है वही तो B बन रहा है, यानी कि जिस समय में A कंज्यूम हो रहा है उस समय B बन रहा है। दोनों के टाइम बिल्कुल सेम, तो टाइम की वैल्यू तो यहाँ पर भी T1 और T2 ही रहेगी। तो रेट ऑफ B की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये वैल्यू मेरे पास आएगी D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि इसे आप डेल्टा D अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। अब मेरी एक बात को दिमाग लगाते हैं, A हमारे पास घट रहा है समय के साथ साथ और B हमारे पास समय के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को देख के तो हम लोग नहीं बता सकते ना कि ये कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, हमें तो सेम दिख रही है दोनों वैल्यू, बस C और D का अंतर है, बाकी चीजें सेम दिख रही है। तो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, सब कुछ दिखेगा। क्या देखना है? देखो A में C2 की वैल्यू, A घट रहा है तो कुछ समय बाद A कमी होगा, तो C2 की वैल्यू कम है और C1 की वैल्यू ज्यादा है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? माइनस का आएगा, नेगेटिव का आएगा बेटा। तो इसमें मैं लगा देता हूँ C, और यहाँ चेक कर लो D2 समय के साथ साथ बढ़ेगा, D1 जो इनिशियल होगा तो समय के साथ साथ D2 बढ़ रहा है ना, तो इसमें अगर D2 माइनस D1 करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब हमारे पास बिल्कुल बढ़िया बात समझ में आती है कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंजम्पशन दिखाना है तो वो क्या हो रहा होगा बेटा? कम हो रहा होगा, और इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? माइनस से। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन, सुन रही मैं सिर्फ रेट लिख रहा हूं, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं सिर्फ रेट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं मॉड यूज करके इस वैल्यू को पॉजिटिव बना देता हूं, इसीलिए रेट पे तो नेगेटिव आता है। आपकी बुकों में अगर वो पॉजिटिव दे भी रखा है तो आप समझ जाना कि हमें इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मॉड लिया गया है। बट जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आएगा, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किस में आएगा? पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब देखो, मैंने कहा कि यहां पर कोई एक रिएक्शन है, यहां पर कोई एक रिएक्शन है, लेट्स से ऐसे कर देता हूं, A से B गया और मैंने ये B बोला 2A से 3B गया। क्या बोला? 2A से 3B गया। ठीक है, अभी जो 2A से 3B गया तो इसका अगर आप रेट निकालो, लेट्स से ये सब काम 2 सेकंड में हुआ, मैं अभी कितना मान के चल रहा हूं? 2 सेकंड में ये काम हो गया, राइट? यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ ये काम मैंने आपको कहा 2 सेकंड, तो मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ A कितना होगा? क्या बोला मैंने? रेट ऑफ A कितना होगा? तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन तो बता ही नहीं इसमें, हम कैसे करें? तो बेटा ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को अगर कंसंट्रेशन नहीं दी होगी और सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा तो हम लोग जितना मोल ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे भी रेट को बताया जा सकता है। यानी कि रेट ऑफ A, यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं दिया था, तो मैं कहूंगा कि आपके पास रेट ऑफ A हो जाएगा 2 बाय टाइम तो सेम ही रहना है, और टाइम मैंने इस बार कितना दिया? 2 सेकेंड, यानी कि 2, यानी कि रेट ऑफ A आ गया 1। अब रेट की यूनिट देखो, एक्चुअल में रेट की यूनिट यहां पर क्या चीज आती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट होती थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और इसका मतलब मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ये तो हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट।
और टाइम से और डिवाइड कर रखा है मैंने, यानी कि इसको सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपके पास रेट की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। हालांकि अगर हमें कंसंट्रेशन सभी की सभी गैसियस फॉर्म में दे दी जाती हैं तो उस समय पर हमारे पास इनके पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन की क्या यूज करेंगे हम लोग, इसकी जगह पर पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे और प्रेशर की यूनिट हो जाएगी पूरे की एटीएम और अपॉन में टाइम। तो अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में चीजें दी जाती हैं उस समय पर हम लोग पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन की जगह पर, और उस समय हमारे पास जो यूनिट आती है बेटा प्रेशर की एटीएम अपॉन में टाइम, वो पर सेकंड हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब मैंने कहा रेट ऑफ ए 2/2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ बी निकालता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा बेटा 3/2 यानी कि 1.5 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। मैंने कहा आपसे रेट ऑफ ए ये रहा, रेट ऑफ बी ये रहा, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आपने नोट कर लिया, मैं उसके अलावा बाकी चीजें मिटा दूं, उसके अलावा बाकी चीजें मिटा दूं, ठीक है हटा दो ना, ठीक है। मेरे को ये भी समझाना है, अब ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला कि आपके पास आपका रेट, ठीक है, और रेट आपने देख लिया कि हमारे पास रेट कैसे आया। ये कितने सेकंड में था, ये तो नहीं मिटाना था, 2 सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला बेटा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में यहां पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया रेट से और यहां पर मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन से। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो हाँ, बच्चे एक्चुअल में इसको पढ़ लेते हैं और इसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी क्लियरली एक बार ना क्लियर कट डिवीजन नहीं है, बताना चाह रही है, लेकिन यही है कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप लोग खुद पढ़ोगे तो शायद दिक्कतें आएंगी आपको, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या गलती हम लोग करते हैं। आंसर सही आ जाता है बच्चों का, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को हम लोग देखेंगे कौन सी गलती हम लोग क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग जो है देखेंगे। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी रिएक्शन 2a gives 3b, तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं अगर ये चीज लिखता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं, अभी आपको दिखाया, तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, और ध्यान सुनना बेटा इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये 1/2 हो जाए। समझ में आ रहा है? अब मुझे वहां पे बताओ क्या रेट इक्वल थे? 1 और 1.5 आपस में कभी इक्वल है? नहीं है, रेट तो अलग अलग है। लेकिन किसी भी रिएक्शन में अगर कंडीशन अप्लाइड वो बैलेंस है, अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस है तो उसका रेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई है, जैसे कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ही है बेटा, A gives 3b, मुझे नहीं पता क्या A है क्या B है, तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं ये हमेशा मानी जाती हैं कि ये हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन में ही आपको प्रोवाइडेड है। अब यहां पर 1/2 ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट कब आ रहा है, जब मैं कंसंट्रेशन को, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कब आ रहा है, जब मैं रेट को, देखो ये तो रेट ही है ना, ये तो रेट है, रेट को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है।
और ये मैंने लिखा हमेशा बैलेंस रिएक्शन के लिए इक्वल होगा, दूसरा मैंने कहा हाइपोथेटिकल के लिए हमेशा बैलेंस होगी। तो कुल मिला के ये अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एक्चुअली देखो कई बुक्स में ना शुरू में यहाँ पे डी और डीबी और डीटी लिख देता है, मैं अभी आपको डीबी और डीटी से लिखवा रहा डेल्टा, क्योंकि मैंने आपको भी डेल्टा पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी एक तरीके से समझाती है हमें कि पहले एवरेज समझाती है फिर इंस्टेंटेनियस, जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो मैं इसको डी कर दूंगा, ठीक है, नहीं मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सर वहाँ पे डी है आपने डेल्टा लगा रखा है, तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो तरीका है वो एक्चुअल में सही है। पहले एक स्टेप वाइज मैं आपको समझा देता हूँ कि एवरेज क्या है, फिर इंस्टेंटेनियस पे जाऊंगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यू आपस में इक्वल है, आप लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे, सर ये कैसे इक्वल आ जाएगी, जब आपका रेट इक्वल नहीं आया है तो हाउ कैन यू से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा, खुद चेक करके देख लो। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई थी, यही आई थी 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, 1/2 आएगी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आ रहा है 0.5 दोनों में। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट के इक्वल नहीं होता है। हाँ, एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो। अब इसे केस में तो 1 ही करोगे ना, वो तो सेम ही आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने आपको रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर समझा दिया, आपको समझ में आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट सेम है तो कांस्टेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग जाने से कोई यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट वही रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि वो आपको रेट समझ में आ गया, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अगर किसी भी रिएक्शन में लेट्स से N1A है प्लस N2B गिव्स लेट्स से N3, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको इस तरीके से चीजें दी गई हैं, तो क्या अगर मैं कहता हूं कि आपका रेट ऑफ A इक्वल टू रेट ऑफ B इक्वल टू रेट ऑफ C, क्या ये बात सही है? तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, बोलो। क्या अगर इक्वेशन दे दूं तो इनका रेट सही होगा, ये बात सही है? रेट नहीं होगा तो बोलो ना तेज। तो ये रेट सर सेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर A प्लस 3B गिव्स 5C, जो A का है रेट वो मेरे पास क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ? लेट्स से टाइम सबके लिए सेम है, तो ये 1/t, इसका क्या आ रहा है 3/t, इसका क्या आ रहा है 5/t, और टाइम सेम है तो ये वैल्यू सेम तो आ नहीं रही। तो RA will never be equal to RB will never be equal to RC provided N1, N2, N3 are different 1, 1, 1 now, तब मेरा आंसर नेवर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं क्या इनका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इक्वल होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस सर ये इक्वल होगा, क्योंकि इसके केस में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा RA/N1 इज इक्वल्स टू RB/N2 और ये इक्वल होगा RC/N। लेकिन अभी भी हम लोग एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, वो क्या है कि N1A और N2 भी रिएक्टेंट की तरफ है, इसलिए ये जो रेट है माइनस का आएगा, ये रेट माइनस का आएगा और ये रेट प्लस का आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? अब मैंने कहा था कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है तो मॉड बराबर होता है, वरना देखो इक्वल तो ये भी नहीं आ सकता, ये जो आएगा ये वैल्यू माइनस की आएगी, ये वैल्यू प्लस की आएगी। समझ में आ रहे हो? मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही आराम से आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ बराबर तब आती है जब उसका मॉड लेते हैं बच्चा, बिना मॉड के ये चीज़ बराबर नहीं आएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इस बात को अगर आपको समझ में आ गई है तो एक्चुअल में हमने एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, डिक्रीज और इंक्रीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ
और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को एवरेज चीज का इंट्रोडक्शन दे दिया था, और ये चीज याद रखना, ये चीज तभी वैलिड है जब रिएक्शन बैलेंस होगी, और हाइपोथेटिकल रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिए, वरना भैया दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। अब सुनो, मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी रिएक्शन में N2 प्लस 3H2 ये आपको अमोनिया दे रहा है। एक्चुअल में इस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस, और हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया का सिंथेसिस हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब इस रिएक्शन में मैंने कहा प्रोवाइडेड ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 into 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर N2 and H2। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, NCERT में भी है। हाँ बेटा, इक्वल नहीं आएगा, ये वैल्यू सेम नहीं आएगी ना बेटा। आप रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करके इसका सॉल्यूशन निकालोगे। समझो बात को, कहने का मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा कि डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माइनस का 1 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो 1 अपॉन 1 इसको ऐसे छोड़ता हूं, ये बराबर होगा माइनस का डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। मैं D यूज नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको इंस्टेंटेनियस समझाऊंगा, तब मैं फिर सब में DD लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि NCERT DD यूज करती है तो मैं भी करूंगा, डोंट वरी। लेकिन जब तक मैंने समझाया नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस समझाना बहुत जरूरी है यूज करने से। और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, और मैं ये इक्वल करता हूं तो कभी भी रेट को इक्वल नहीं कर सकता, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल कर सकता हूं। अब रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2 ऑफ NH3 बाय डेल्टा T, राइट। अब आपको क्या दे रखा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड थी, ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड। तो आपके पास अगर आपसे बोलता है कि नाइट्रोजन का कितना है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके इक्वल रख दो, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका कितना दे रखा था, 2 into 10 की पावर 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 into 10 की पावर 4। वैसे बोलेगा फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बोले इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। बट अगर सिंपल बोलता है फाइंड द रेट फॉर H2 बोलेगा, तो रेट मतलब हमें H2 अपॉन T निकालना है, समझ में आ रहा है। और H2 अपॉन T अगर मुझे निकालना है तो इसको तो रखना पड़ेगा ही। देखो चाहे मुझे निकालना H2 अपॉन T है, फिर भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर H2 आएगा, तो वो आएगा 1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। लेकिन रेट फॉर H2 और ये निकालूंगा तभी तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाऊंगा उसका, तो इसके लिए मुझे इसको इसके इक्वल ही रखना पड़ेगा। और ये जो माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस की, ये आ जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर 2 10 की पावर 4, 3 उधर पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T का 3 इंटू 10 की पावर 4। तो ये क्या है बेटा, बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। बट इसी का रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा तो ये 1/3 इंटू H2 अपॉन T, अब 1/3 इंटू 3 डालोगे तो आंसर आपका 10 की पावर, वो रेट सेम आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम आएगा। बताया ना मैंने आपको, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम आएगा। देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना आया 10 की पावर 2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे आएगा, 1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अभी मैंने इतनी देर पहले आपको यही तो समझाई थी चीजें कि भैया अगर हमारे पास
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेट से डिवाइड कर देंगे, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 × 10⁴ आया है, तो इंटू 3 कर दोगे तो आपके पास कट के ही आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम आता है, रेट सेम नहीं आता। प्लीज इस बात को ध्यान में रख ले, बच्चे गलती करते हैं, अवॉइड भी कर देते हैं, पर ये चीज़ अवॉइड करने वाली बिल्कुल नहीं। यहाँ पे समझ में आया। अब आपकी एनसीईआरटी ने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है एग्जाम्पल नंबर 4.1 से, और मैं आपको उसी से समझाऊंगा कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एग्जाम्पल की मदद से और किस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल 4.1 आपको दे रखा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, दिख रहा है आपको, एक कंसंट्रेशन और एक टाइम दे रखा है पर सेकंड। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ बेटा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मार्कर सारे इधर उधर हो चुके हैं, उधर हैं, चलो इसको चला के देख लेते हैं। ब्लू वाले चल रहा है, दिख रहा है? ठीक है, इसको डालते हैं इसको। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग बना के चल रहे हैं। मैं इधर एक कंसंट्रेशन लिख रहा हूं और इधर मेरे पास बेटा टाइम है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जब मैं अपना दिमाग लगाता हूं तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना, कि देखो एक चीज पकड़ लो, या तो रिएक्टेंट को पकड़ लो या फिर प्रोडक्ट को पकड़ लो। आपके एग्जाम्पल नंबर 4.1 में रिएक्टेंट को दिखाया गया है। अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ क्या होगी? घटेगी। तो उसका जो ग्राफ जाएगा वो तो ऐसा जाएगा, वो तो ऐसा जाएगा। और लेट्स से किसी टाइम t1 पे ये रहा, t2 पे ये रहा, t3 पे ये रहा, एंड सो ऑन, टाइम तो चलता जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो एवरेज रेट तो आपने निकालना सीख लिया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन मैंने कहा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पे टाइम कितना है? मैंने कहा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पे टाइम कितना है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो ऐसे केस में मैं एवरेज रेट नहीं निकाल सकता, यानी कि ये टाइम बहुत छोटा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दे दिया है। ऐसे केस में आपको पता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, और इसीलिए इसको हम लोग dt लिख देते हैं, जो कि हमारी अधिकतर रिएक्शन में ऐसा ही देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? जितनी भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी आयोनिक रिएक्शंस हैं, और आयनिक रिएक्शंस काफ़ी जल्दी से हो जाती हैं, इसलिए उनका इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है, ना कि एवरेज रेट। और इसलिए जितनी भी हमें एनसीईआरटी बताती है बातें, वो सब किसके बेस पे बताती है? इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताती है। समझ में आता है इतनी बातें? अब मैंने आपसे कहा बेटा ये समझ में आ गया। अभी निकलेगा कैसे? एक्चुअल में इसको निकालने के लिए आप किसी भी दो टाइम इंटरवल, लेट्स से ये t1.5 हो गया, t2.5, यहाँ से जाइए और इसका स्लोप निकाल दीजिए। किसी भी पॉइंट पे जाइए और जिस पॉइंट में पूछा है उस पॉइंट से आप टेंजेंट बना दीजिए। स्लोप मतलब टेंजेंट, उसका टेंजेंट इज द स्लोप, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आप लोगों को आना चाहिए ये करना। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन चुका है, और इसमें आपके पास यहाँ पर आपके पास आएगा T2, यहाँ पर आपके पास आएगा T1। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो अब ध्यान से, ये C2 है क्योंकि रिएक्शन ऐसे जा रही है, और ये C1, राइट। और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो C2 माइनस C1 होगा ना, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो C2 माइनस C1 करें। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप स्लोप बना दो, दो टाइम इंटरवल के बीच में ले लो, और उसको आप फिर उसका रेट। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अपनी अपनी एनसीईआरटी देखिए, आपसे बोला है इस एनसीईआरटी में 4.9 में फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड डिफरेंट टाइम पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं, आपको एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट देखो, सबसे पहले वाले केस में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.100 से 0.0905, राइट।
अब मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फाइनल कंसंट्रेशन 0.905 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.100 और अपॉन में 50 माइनस 0। ऐसे अगले के लिए करूँगा तो उसकी कंसंट्रेशन यानी कि 0.0820 माइनस 0.905 अपॉन 100 माइनस 50। फिर उससे अगले में करूँगा तो सेम ही। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम चलती जाएंगी, मेरा एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो देखो यही इन्होंने कर रखा है, यही इन्होंने कर रखा है, कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन 2 और टाइम 1 T1 और T2 दे रखा है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम लोगों ने देखा कि कैसे करा हुआ है, ठीक है। लाइट में फ्लक्चुएशन है, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है ना, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी हो गई है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, एक मिनट रुको जरा, हर किसी का इलाज मार पीट के हो ही जाता है, देसी जुगाड़ है, किसी कुछ हो रहा हो, मोटर खराब हो गई है पहले तो इंडिया ऐसा ही तो करता है। तो ऐसे ही है, अभी बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई, एक बार ठोक दो, लाइट सही होगी ना, अब दोबारा खराब होगी दोबारा ठोक देंगे। अच्छा तुम चले जाओ तो इलेक्ट्रिशियन को बुला कर पूछ लेंगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है ना। चलो खैर, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे इंस्टेंटेनियस रेट नहीं पूछा है, नेक्स्ट रिएक्शन बोला है इंस्टेंटेनियस रेट बताओ एट टी इज इक्वल टू 600 सेकंड। किससे पूछा है, ध्यान से देखो, एट टी इज इक्वल टू 600 सेकंड पर मेरे से पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। एक तो हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं है, क्यों, पीछे देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन में, जो टाइम पर सेकंड दे रखा है 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 800 दे रखा है, कहीं पर भी 600 तो है ही नहीं। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको निकालना है तो आप स्लोप डालिए और उसका निकाल दीजिए, स्लोप कैसे नहीं, कोई इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अब 600 निकालना है ना मुझे, तो ऐसे केस में 600 कब आएगा बेटा, तो वो वैल्यू देखो जो आप डेटा से यूज कर सकते हो और 600 तक पहुंच सकते हो। एवरेज बताओ, तो मैं 800 और 400 के बीच में अगर अपना ग्राफ बनाता हूं और उसका डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मेरा 600 आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ये 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, लेट्स से यहाँ पे दे दूंगा मैं 400, तो यहाँ पे क्या आएगा, 600 ही आएगा ना, और ये 800 आएगा, तो मेरा स्लोप बन गया। समझ में आ गया। अब इसका क्योंकि 600 दे नहीं रखा था, पर मैं से पूछा 600 का था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 800 और 400 के बीच में वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैं 800 और 400 की वैल्यू लूंगा ट्रायंगल बनाकर, वो मेरे को क्या दे देगी, 600 की वैल्यू दे देगी, इंस्टेंटेनियस रेट दे देगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट का रेट पूछा था, तो बेटा 800 पे जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस किताब में, ध्यान से देखोगे इस बुक में ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ले रखा है, वही इसने स्लोप बनाया 600 सेकंड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर इसका स्लोप आगे गया। मैंने कहा किसी भी 2 टाइम इंटरवल का लोगे, तो देखो गैप इसने स्लोप लिया तो अगला टाइम इंटरवल को 800 पे मिला, तो मैंने भी तो यही करा था कि ये स्लोप ऐसा नहीं कहीं तक खींचते जाओ, स्लोप वहां तक खींचोगे जहाँ पे आपको प्रीवियस इंटरवल मिल जाए और नेक्स्ट इंटरवल मिल जाए टाइम का, ठीक है। इसका टाइम इंटरवल आया 800 पे। अब 800 पे ये वाला जो पॉइंट था, इसकी देखो इधर वैल्यू क्या है, तो 0.02 से कुछ नीचे है, तो देखो इसने 0.02 से कुछ नीचे कितना ले रखा है, 0.0165, ये तो 0.02 से नीचे हो गया ना, 0.0165। और हमारे पास ये क्या है बेटा, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है ना, फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कहाँ से आई। अब ठीक है, अब तो कोई कॉल नहीं आएगी, फ्लाइट मोड पर डाल देना। इधर देखो, हाँ इधर देखते हैं, T 600 से ये निकालना था हमें, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे तो कोई समझ में आ गया 0.165। ऐसे ही अपनी बुक में देखते रहो, इधर क्या देखे हो सारे, अपनी बुक में देखो तो 0.04 से थोड़ी कम वैल्यू ली हो इसने, तो ये 0.03 से, और टाइम 800 माइनस 1200। ऐसे 250 के लिए इसने लिया है, तो बताओ 250 के लिए क्या किया होगा इसने, पक्का भी 500 बनाया होगा, यानी कि 200 और 300 कब लिया होगा। ऐसे ही 350 के लिए कितना लिया होगा, जो दे रखा है 500 और 700, उसका मतलब 700 के बीच में दे रखा हो, 350 निकालना है, तो 400 और 300 के बीच में निकाल तो 350 आएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास रेट हो जाता है। अब इसने आगे बता रखा है कि सपोज करो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है, 2HI डिकम्पोज हो रहा है H2 और I2 में। क्या बोला इसने, 2HI डिकम्पोज हो रहा है H2 और I2 में, रिएक्शन बैलेंस है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, 1/2 माइनस HI/ΔT या dt। अब आप dt यूज कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा यूज कर रखा है, अब आप एवरेज निकाल रखा है dt, है ना, और इज इक्वल्स टू H2 पॉजिटिव का अपॉन T और I2 अपॉन T। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है 5Br माइनस प्लस BrO3, 6H प्लस के आयंस में Br2 प्लस वाटर देते हैं। समझ में आगे क्या करना है आप लोगों को, भाई उसकी कंसेंट्रेशन माइनस में रहेगी सारे रिएक्टेंट में,
देखो 1/5 आ जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये वैल्यू हमारे पास सारे इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इस कहानी से मुझे एक चीज़ समझ में जो आती है, तो मैं आपको जो डेफिनेशन दे रहा हूँ ध्यान सुनना जरा, उसी बात पे चलते हैं जहाँ से मैंने बेस आपका बनाया था। बेस मैंने आपका बनाना शुरू किया था इस रिएक्शन से, 2A gives 3B से, राइट। लेकिन मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन रेट समझा दिया, और एक साइंटिफिक भाषा में अगर मैं केमिस्ट्री में एक टर्मिनोलॉजी देना चाहूँ रेट ऑफ रिएक्शन का, तो बेटा ये क्या होता है पता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चलो ऐसे लिखो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो पर यूनिट टाइम का मतलब यूनिट का मतलब 1 सेकेंड से है मेरा, पर यहाँ पे जो टाइम होगा दोनों में सेम ही रहना है, क्योंकि जितना टाइम टी इसमें लिया होगा उस टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, समझ में? अब देखो कैसे समझना है, इसे ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 मोल को क्यों कह रहा हूं, इस चीज को समझते हैं। दोबारा से मैं इसका रेट लिखूंगा, ये भी ये रिएक्शन लेट से 2 सेकंड में हुई थी हमारे पास, राइट। इसका रेट लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं, ये 2 मोल के लिए लिखूंगा ना बेटा, समझो ना, ये चीज तो मैं 2 मोल के लिए लिख रहा हूं, तो इसका रेट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2/2, और इसका जो आर भी लिखा था, ये लिखा था 3/2। समझ में आ रहा है? इतने समझ में आ गया? लेकिन ये जो वैल्यू थी फॉर 2 मोल थी, ये वाली जो वैल्यू थी ये फॉर 3 मोल थी, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं निकाल सकता इससे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 1 मोल चाहिए। तो फॉर 1 मोल क्या मैं इसी रेट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 मोल के लिए कोई वैल्यू ये है 2/2, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड चला जाएगा ना, तो यहाँ पे बनाया है तो ये 2 नीचे जाता है, 2/2 × 2 और नीचे 2, सॉरी मल्टीप्लाई करवा रही है मुझसे, 2/2 तो है, 2 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 मोल के लिए देखो, पहले 3 मोल के लिए जो वैल्यू आई वो हमारे पास 3/2 आई, तो फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा ना मैं, ये भी देखो 1/2, यानी कि रेट जब भी रेट ऑफ, अब देखा रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ गया ना, 1/2 इसे भी काट दो, ये भी 1/2 ये भी 1/2, 0.5 आया था। कैसे आया था इसका डिटेल एनालिसिस ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लोगे भैया जी। क्लियर है? एक एक स्टेप क्लियर है ना? केमिकल काइनेटिक्स टफ तो नहीं लग रहा, बहुत सिंपल चैप्टर है वैसे भी। अब आते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.2 पर, फटाफट से देखिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हमसे कह रखा है, इस तरीके से दिया गया है इन CCl4। भाई NCERT ने पहले ही बोल रखा है आपको सबको लेके आनी है, और सब अपना जो है ध्यान से NCERT बाइबल है भैया हमारी। बोर्ड में 100 नंबर लाने हैं, इससे हो जाएगा। नीट जेई कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, बिना NCERT के कुछ नहीं हो सकता। कितने ही अवस्थी जी कर लो, कितने विली साहब कर लो, कितना ही टंडन जी कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी NCERT क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसने बोल रखा है रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से टेक प्लेस कर रही है। रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से टेक प्लेस कर रही है। N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। आपको बताना है अगर इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 2.33, और आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू 2.08। सी फाइनल कितना हो गया 2.08। अब मेरी बात को बेटा एक बार दिमाग लगा के कान खोल के सुन लो। अगर इनिशियल बोलता है तो टाइम t1 0 लिया जाता है, यानी कि t2 - t1 करेंगे तो यही टाइम आ जाएगा। अगर इनिशियल कोई चीज दे रखी है तो इसका मतलब t1 तो 0 हो गया ना बेटा, तो t2 - t1 निकालूंगा। तो इसका जो रेट है वो आप कैसे निकालोगे, समझ में आ गया? मैंने आपको रेट निकाल के 2 तरीके से निकाला, मैंने लिखा नहीं, सॉरी मैंने बता दिया। रेट निकालने का एक तरीका क्या था, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और दूसरा तरीका क्या था मोल्स वाला तरीका था। देखिए मोल अपॉन वो जी वाला। तो ये हमारे पास स्टोइशियोमेट्री से भी रेट निकाला जा सकता है,
और कंसंट्रेशन से भी निकाला जा सकता है। अब मुझे N2O5 का रेट चाहिए था, तो आ तो गया फाइनल माइनस इनिशियल 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184 मिनट। बेटा अगर आंसर सेकंड में चाहिए तो इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आवर में चाहिए तो इसमें 60 का डिवाइड कर देना, ठीक है। वो वैल्यू आप लोग निकाल लोगे तो 1 अच्छा अभी सुनो गलती क्या कर रहे थे हम लोग, 1/2 का डिवाइड नहीं किया हम लोगों ने, इधर है ना रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, द रिएक्शन टेक प्लेस इतना इनिशियल इतना, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर मिनट एंड सेकंड। तो मिनट में तो ये आएगा, आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 और इसमें करने के लिए इसमें इंटू 60, मतलब इंटू 60 नीचे हो रहा है, सेकंड में आंसर डिवाइड करने पर आएगा, फाइनल इक्वेशन में डिवाइड करने पर, और सेकंड में जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। इतना तो आता है ना, मिनट को आर और सेकंड में करना, इतना मत बोलो 12वीं क्लास में। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, N2O4। लेकिन हमसे क्वेश्चन में आगे भी कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का जो प्रोडक्शन है इस दौरान वो कितना हुआ, ये भी तो पूछ रहा है। समझ में आ रही है बात, ये तो कहानी पूछी है कि इस दौरान NO2 कितना बना। तो यार हमें एक चीज पता है कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हर किसी चीज के लिए बराबर रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन हर किसी चीज के लिए बराबर रहता है। तो ये जो वैल्यू है 1/2 इंटू 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184 मिनट, इसको जो भी सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आया होगा, ये इक्वल होगा NO2 के, और NO2 के 1/4 वैल्यू के, NO2 के 1/4 वैल्यू के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। और ये वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी कि जब आपके पास N2O4 की वैल्यू आएगी उसको अगर आप 4 इंटू N2O4 कर देंगे तो आपके पास NO2 का रेट आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो फाइनल में भी वही कर रखा है, रेट इज इक्वल्स टू 1/4। क्या बेटा, -1/2। हाँ बेटा माइनस प्लस तो लगा है ना, बता तो रखा है तुम लोगों को मैंने, इधर जो भी होगी चीज माइनस का, इधर जो भी होगी प्लस का, वो आप लेना, फाइनल चीजें आपकी आ जाएंगी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 पे कहता है किसी रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुई है 0.03 से 0.02, ध्यान सुनना 0.03 से 0.02, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये ऐसे चेंज हुई है। तो गड़बड़ ये मत कर देना जल्दबाजी में कि ये करके आ जाओ -0.02 अपॉन टाइम, बेटा गलत हो जाएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो ये ऐसे करना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। कितनी बार बता दिए बेटा, इसमें क्या बता, कौन सा प्लस किया है, 2 लिखा है, 0.032 0.02, बड़ा अजीब है, प्लस है, कहाँ से दिख रहा है प्लस, तो टाइम दे रखा है वो 25 मिनट्स में, तो और 25 यहाँ पे लगा दो, कुछ नहीं दे रखा, तो हम लोग इनिशियल मान के चलते हैं उसे फिर, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा, मिनट्स में दे रखा है, आर और सेकंड में करना आप लोगों को आता है, आपको मैंने बता दिया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन कहता है इन द रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, क्या कह रहा है, 2A आपको प्रोडक्ट दे रहा है, अगर 2A प्रोडक्ट दे रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कर लोगे, 0.5 से 0.2 गया, तो ये इसमें जो वैल्यू आएगी बेटा सुनो 0.4 माइनस 0.5 आएगी ना, फाइनल कंसंट्रेशन 0.4 है माइनस 0.5 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है हमें 10 मिनट, तो 10 मिनट, लेकिन आपको पूछा गया है A डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज बोला गया है ना, और A जो है हमारे पास 2A, तो ये वैल्यू माइनस का 1/2 करना, क्लियर है। तो ये आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर मिनट में आएगा, जो भी वैल्यू पूछेगा आप लोगों को आंसर देना है। अगर जैसे क्वेश्चन ने बताया नहीं है और सिंपल का है कैलकुलेट द रेट, तो जो ये आंसर आएगा वो गलत होगा, क्योंकि ये 10 मिनट में और उसने रेट बोला है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हमें वैल्यू पर सेकंड में देनी है, कि कोई भी आंसर हमें किसमें देना होता है, SI यूनिट में, और इसकी SI यूनिट मैंने आपको लिखवाई थी मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसीलिए 4.2 जो आपके पास आएगा उसकी वैल्यू कैसे रहेगी, क्या रहेगी, ये हमारे पास समझ में आ जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग अगली क्लास में रखेंगे। आज के लिए केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।